अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। व्यूज़, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौजूदा गजा जंग बंदी के मंसूबे की जो है वाशिंगटन में अब से कुछ घंटे कबल व्हाइट हाउस में एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जहाँ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दुनिया के सामने गजा तनाज़े के मुमकिन खात्मे के लिए मौजूदा जंग बंदी मंसूबे का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने इस मौके पर न सिर्फ अमन के अमल में इसराइल के किरदार को सराहा, बल्कि पहली बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत का खुल्लम खुल्ला जो है शुक्रिया अदा भी किया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने इस मंसूबे की 100% हमायत की है, जो मशरिक़ वस्ती में क़याम अमन के इम्कानात को नई तक़वियत देती है। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा है कि एक बहुत बड़ा दिन है, हम अमन मुआहदे के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और शायद हज़ारों साल से जारी तनाज़ात के खात्मे का लम्हा अब आ पहुँचा है। उन्होंने मजीद वजाहत की है कि इस मंसूबे का मकसद सिर्फ गजा पट्टी में फायर बंदी नहीं है, बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ती में एक अबदी अमन का क़याम है। अमरीकी सदर ने ईरान, अहम माहिदों और ख़ित्ते के दीगर मसाइल पर भी गुफ्तगू की और कहा कि उनकी कोशिश है कि मशरिक़ वस्ती में अमन और इस्तेहकाम को एक मुस्तकिल हकीकत बनाया जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप का लहजा पुरुमीद और गैर मामूली तौर पर मुसाइलती था। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद मौत और तबाही का खात्मा है, और यही सिर्फ नहीं कि इसी वक्त मुमकिन है जब दुनिया के दोस्त और शराकतदार ममालिक जो है मुश्तरका तौर पर इसका हिस्सा बने हैं। इस मौके पर उन्होंने अरब मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं को भी खराज तहसीन पेश किया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुददारियत की मजबूत वकील रहा और इसराइल के साथ किसी बराह रास्त ताल्लुक़ से गुरेज करता आया है। इस मंजरनामा में पाकिस्तान की हिमायत न सिर्फ एक बड़ी सफारती तब्दीली की अक्कासी करती है, बल्कि ये आलमी ताकतों के दरमियान इस्लामाबाद के बढ़ते हुए किरदार की भी निशानदी करती है। पाकिस्तान की खुली हिमायत इस मंसूबे को एक नया रुख देती है, क्योंकि इस्लामाबाद रवायती तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुदइरादियत की भरपूर वकालत करता रहा है। इस मंसूबे के ऐलान के बाद कई बुनियादी सवालात सामने आ रहे हैं। क्या ये अमन मंसूबा वाकई फ़लस्तीनी अवाम के हक़ की ज़मानत बन सकेगा? क्या इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान एतमाद की फ़िज़ा कायम हो पाएगी? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान की नई पोजीशन खित्ते की सियासत और आलमी तवाज़ुन पर किस हद तक जो है असरअंदाज होगी? क्या पाकिस्तान के आलमी किरदार में नई जहद जो है का आगाज़ होगा, या महज एक वक्ती सफारती हिकमत अमली है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना सिर्फ गजा तनाज़ा के हल के इम्कानात को उजागर करती है, बल्कि मशरिक़ वस्ती की सियासत में पाकिस्तान के किरदार को भी अच्छे तरीके से और नए अंदाज से, नए जाविये से उजागर कर रही है। तो जो सिचुएशन है वो हमने देखी है। पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को बहुत मुस्तहकम बनाया है। पाकिस्तान ने अपना एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में दिया है। इसके साथ साथ ये कि पाकिस्तान की जो ट्रीटी साइन हुई है सऊदी अरेबिया के साथ, वो भी एक बहुत अहमियत का हामिल है। और पाकिस्तान मशरिक़ वस्ती में एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकता है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक हो, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकनॉमिकल हो, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में हो, जिसमें हम रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं, रोज़ बात कर रहे हैं। तो मज़ीद हम इस बारे में बात करेंगे, डिटेल डिस्कशन भी करेंगे, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मसला है जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है क्लाइमेटिक इशू का। क्लाइमेटिक इशू जो है पाकिस्तान को बुरे तरीके से अपनी लपेट में लिया हुआ है, और जो है इसके साथ साथ ये भी है कि माहिरीन ने भी खबरदार किया है कि पाकिस्तान का जो आगे आने वाला सीज़न है, विंटर है, वो 30% ज़्यादा जो है वो इस बार आएगा। और पाकिस्तान में आलूदगी के बढ़ते हुए जो मिसाइल के तनाज़र में माहिरीन ने खबरदार किया है कि आइंदा स्मोक सीज़न गैर मामूली तौर पर शदीद हो सकता है। माहिर मौलियात के मुताबिक स्मोक महज एक वक्ती मसला नहीं है, बल्कि एक कहते हैं ना कि साइलेंट डिज़ास्टर है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसानी सेहत, माहौल और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अपनी लपेट में ले रहा है। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और दीगर बड़े शहरों में स्मोक अब मौसमी आफत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसके असर जो है सिर्फ फ़िज़ाई मेयार को तबाह कर रहे हैं, बल्कि बच्चों, बुजुर्गों और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाले अफराद की सेहत को भी संगीन ख़तरात लाह कर रहे हैं। तहकीकात इस बात से साबित कर चुकी है कि स्मोक में मौजूद जहरीले जो हैं मैटर्स, जिसको कहते हैं कि पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बराह रास्त इंसानी जिस्म पर हमला करते हैं। ये सांस की नाली में जलन, आंखों में पानी, गले की सोजिश और जो है दिल की बीमारियों को बढ़ाते हैं। माहिरीन के मुताबिक इस बार
बार किसानों की फसलों की जो बाकियात जलाने, ट्रैफिक के धुएं और सनती फजले के बायस स्मोक की शिद्दत में नुमाया इजाफा होगा। और सबसे जो अहम बात यह है कि सैलाब की तबाकारियों ने भी इसमें मजीद इजाफा करने का जो इम्कानात है वो जाहिर कर दिया है। स्मोक के असरात से बचने के लिए माहिरीन सेहत शहरियों को एहतियाती तदबीर करने का मशवरा देते हैं। उनमें मास्क का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी बाहर जाना और साफ़ पानी का इस्तेमाल करना, इसके साथ साथ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ाओं को खुराक में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर राशिद ज़िया ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपने देखा है कि करंट सिचुएशन क्या है, बल्कि काफ़ी सालों से जो है स्मोक की जो सूरत हाल है वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई है। तो इस साल जो है सीज़न जो आ रहा है स्मोक का, उसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या एहतियात जो है बरतनी चाहिए? स्मोक तो सारा साल शहरी आबादी का बड़ा मसला है। यूँ सोचिएगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ इस स्मोक से, धुएँ से, मिट्टी से बुरे तरीके से मुतासर होती है। इसी दुनिया में WHO की रिपोर्ट है कि कुछ कंट्रियाँ जिनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल है, ऑलमोस्ट 90 प्लस ईयर्स। इसी दुनिया में लोग हैं जिनकी 40-45 ईयर्स के पास है, 45 ईयर्स, अब हाफ ऑफ द अदर्स। एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी साफ़ इन्वायरमेंट में, साफ़ सुथरे माहौल में जहाँ पोल्यूशन कम है, 50 से बहुत ही कम एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ क्वाइट एप्रिशिएबल, हाईली बेटर। वहाँ पे लोग को गुस्सा कम आता है, लड़ाई झगड़ा कम करते हैं, सेहत ख़राब कम होती है। जो भी लोग पोल्यूटेड हैं, जहाँ पे जैसे हमारे सारा साल स्मोक रहती है, धुआं वही रहता है, हम वही धुआं फेंक रहे हैं बाइक से, गाड़ियों से, डीजल की जितनी भी गाड़ियाँ, ये सबसे एबनॉक्शियस हैं, टॉक्सिक है, कैंसर तक काजेशन होती है। अच्छा। आपने बिल्कुल सही कहा कि सिंपल आई की इरिटेशन, नोज़ की इरिटेशन, गला का ख़राब, अभी मौसम शुरू नहीं हुआ है, अच्छा खासा अबंडेंस पेशेंट का बढ़ चुका है। और आने वाले दिनों में फॉग होगी, तो ये फॉग नहीं होगी जिसको शबनम और ख़ूबसूरत शायरी में ये काली शबनम होगी, और ये कैंसरस है, ये सेहत को ख़राब करती है। ये ऐसे ही है, अब 24 घंटे 2 डब्बियाँ सिगरेट की पी रहे हैं शहर में रहना। अब शहरी आबादी का बड़ा मसला पॉल्यूशन ही नहीं है, अर्बनाइजेशन भी है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने देहातों को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करना है। यू हैव राइटली सेड कि हमारी जो लीडरशिप है उसने कमेंडेबल, एप्रिशिएबल काम किया पिछले चंद सालों में। इकॉनमी, हर चीज़ रैपिडली बेहतर हो रही है। इस तरफ भी हमने वन ऑफ द टॉप पे जाना है, क्लीनेस्ट एनवायरनमेंट में। अभी आपने देखा कि बड़े शहरों का क्वालिटी इंडेक्स 100 क्रॉस करना शुरू हो गया है। 100 और 150 के दरमियान में बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सीनियर सिटीजनशिप के लिए, और ख़ास तौर पे वो जिनको ऑलरेडी बहुत सारे सांस के मसाइल, बहुत अलार्मिंग है, वो तो अभी से केयर शुरू कर लें। अब वही मैं पूछना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, केयर आपने बात की है, तो केयर जो है वो कैसे शुरू करनी है? इंसानी नाक, गला, कान और जो असरात इम्पैक्ट आ रहे हैं उसको कैसे कर्ब करना है? वो 3 सिंपल सी चीज़ें हैं जी। कोशिश करें कि बिजी एरियाज़ में, बाज़ारों में अनड्यू ना जाएं। अच्छा। जितना एक्सपोजर कम कर सकते हैं करें। ठीक है। बच्चे ने बाइक पे जाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक है। ठीक, उसको पिछली सीट पे ही बिठाएं। और जिसने भी बाइक चलानी है, फॉर गॉड सेक ना कि हेलमेट लगाएं, उसके अंदर एक छोटा सा सिंपल सर्जिकल मास्क, सिंपल मास्क है, वो काफ़ी हद तक तदारक कमी कर देता है। ठीक है। इतना तो करें। और जो ही आप अपने ऑफिस में पहुँचें, वर्क प्लेस पे जाएं, अपने हाथ को धो लें, नाक और गले को फ्लश कर लें, चंद घूंट पानी पी लें। सारा दिन थोड़ा थोड़ा पानी पीना, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी पीना या पीने वाली चीज़ें पीना बहुत हद तक बहुत सारी इन्फेक्शंस, एलर्जी और बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर साहब, ये जो ह्यूमिडिफायर्स लोग इस्तेमाल करते हैं या एयर प्योरीफायर्स इस्तेमाल करते हैं, ये ठीक है इस्तेमाल करना? इससे कोई फ़ायदा है? बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले तो बात ये है कि इन द लॉन्ग रन भी हम सोचें, ईच वन, जैसे पुराना स्लोगन था कि टीच वन, अपने ड्राइवर को, अपने घर में वर्कर को कुछ ना कुछ पढ़ा ज़रूर दें। इल्म रोशनी है। ये जो अब अवेयरनेस दे रही हैं, घर में 1-2 पौधे लगा दें। अच्छा। और उनकी बच्चों की तरह हिफाजत करें।
जितना ज़्यादा हमारे जंगल एरिया होगा, ग्रीनरी होगी, लाहौर के बारे में तो खूबसूरत बागों का शहर है, तो लेट अस मेक इट अनदर गार्डन। हर घर में एक छोटा सा गार्डन होना चाहिए। जैसे हर दिल में एक अब्दस्तार एदी बसा हुआ है, कुछ तो नेक काम हर बंदा कंट्रीब्यूट करे ना, सारा गवर्नमेंट पे नाम छोड़े। जब हम कूड़ा करकट बाहर नहीं फेंकेंगे, हम उन कंट्रीज़ में आते हैं, WHO की रिपोर्ट पढ़ के थोड़ी सी शेमफुल फील होती है कि हमारी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम ऊपर डंप कर रहे हैं। जब भी फ्लडिंग होगी वो सारा फिर से गार्बेज इधर उधर फैल जाएगा। बिल्कुल। हमने सीवरेज के पानी चीज़ों में बाहर चीज़ें नहीं फेंकनी, बाहर किसी चीज़ को जलाना नहीं है। अभी से आपने देखा है सिट्टों वाले लोग, कितने लोग सड़कों पे फिर रहे हैं, वो ओपन धुआं फैला रहे हैं। वो एक छोटी सी वेव आएगी, 2 दिन के लिए रोकेंगे, फिर ये सारा सार रहनी चाहिए। और एहतियात के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि प्लीज़ जब भी ऑफिस में पहुँचें पानी ज़्यादा पिएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को नाक गले को बार बार फ्लश करते रहें, वार्म चीज़ें ज़्यादा लें, लिटिल वार्म। ज़्यादा ठंडी, ज़्यादा खट्टी, बाज़ार के ओपन पड़े जूस प्लीज़ ना लें। कोशिश करें कि सिंपल सा फल खाना विच इज़ एनरिच्ड। अल्लाह मियाँ ने सिंपल फल, हमारे जो सनलाइट है एशिया में, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, फोर्स है, एनर्जी है। इस सोलर एनर्जी को हमने कितना अच्छा यूटिलाइज़ किया। डॉक्टर साहब, जिन लोगों को दमा है, लंग्स के इश्यूज़ हैं, और जो लोग इनहेलर्स पे ऑलरेडी हैं, उनके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए? बिकॉज उनके लिए ये सीज़न बहुत क्रॉनिक हो जाता है। जिन लोगों को भी ऑलरेडी सांस के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर है, हार्ट के मसाइल हैं, सांस लेने में दुश्वारी है, उन्होंने तो एक्स्ट्रा केयर करनी है कि ओपन प्लेसेस पे जब AQI क्वालिटी इंडेक्स बहुत बुरा है बाहर ना निकलें, घर के अंदर ही एक्सरसाइज कर लें, इनडोर वाली एक्सरसाइजेज करें। लेकिन अपनी अद्वियात का इस्तेमाल बेस्ट ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर ज़रूर करें। अगर आप अपनी अद्वियात का इस्तेमाल ठीक कर रहे हैं, टाइमली आपको स्टीम का कहा गया है, बेस्ट स्टीम हमेशा ही नेबुलाइज़र के साथ है। ठीक है। सिंपल पानी से ले लें, या आपके डॉक्टर ने कोई चीज़ वेंटोलिन का कहा हुआ है, एटम का कहा हुआ है, क्लाइनल कंपोजिटम का, वो अकॉर्डिंग टू डिजीज़, अकॉर्डिंग टू सेवेरिटी होता है। ठीक है। लेकिन सिंपल पानी की भी स्टीम बेस्ट स्टीम है, आप आसानी से ले सकते हैं। अच्छी सी किताब पढ़ रहे हैं, शायरी पढ़ रहे हैं, बाहर ग्रीनरी देख रहे हैं, साथ आप लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। साफ सुथरा फल खाना जो सनलाइट से एक्सपोज्ड है हमारा सोलर एनर्जी की वजह से, इस इज एनरिच्ड विद शुगर एंड ग्लूकोज एंड विटामिन सी। इसमें विटामिन अबंडेंस में है, इसलिए फल जो भी मिले थोड़ा थोड़ा ज़रूर खाना चाहिए। ठीक है। वार्म ड्रिंक्स लेना चाहिए। सोने से पहले गलती से भी ठंडी खट्टी चीज़ें फ्रिज से निकली हुई नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्मोक के बाइस आँखों की बहुत सी बीमारियां देखने में आई हैं। पहले रेड आई होती थी, अब फिर पिंक आई आ गई। बिल्कुल। तो उसके साथ साथ फिर ये होना चाहिए कि ब्लड ड्रॉप्स आना शुरू हो जाते हैं आँखों से, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होती हैं। तो वो स्मोक से भी सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर अगर पानी के छट्टे तो मारने चाहिए इसके साथ? ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं। स्मोक से ये फॉग जो जब बहुत ही स्मोक से ब्लैक हो जाएगी, सांस में और दुश्वारी होगी। पॉल्यूशन ऊपर से नीचे थोड़ी फॉग की वजह से आ जाएगी, सांस लेने में और दुश्वारी होगी। आँखों को, नोज़ को, गले को सिंपल पानी से एट बॉडी टेम्परेचर या थोड़ा ठंडे पानी से फ्लश करते रहें। पानी सिर्फ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा रेड आई हो रही है तो फ़ौरन एलर्जी के ड्रॉप्स आते हैं। OTC भी अवेलेबल है, ओवर द काउंटर, और हमारे इधर पाकिस्तान में तो हर चीज़ ही ओवर द काउंटर है। इसलिए डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें। आँखें और ये वो स्पेशल सेंस है, नाक, कान, गला, ये आपके सलामत रहने चाहिए आखिरी सांसों तक, ताकि आप सुन सकें, अच्छा बोल सकें और सही सही देख सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं। बहुत अच्छे तरीके से वज़ू करना, नाक को फ्लश करना, सेलाइन नाक में डालते रहना, इन सब बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोई स्पेशलाइज किस्म के सप्लीमेंट्स हैं या खुराक अपनी जो है उसमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या लेना चाहिए? बीइंग अ डॉक्टर इट्स वेरी वाइज कि इस तरह की सजेशंस लेना। 2-3 चीज़ें जब भी एज बच्चों में हो, बड़ों में हो, NHS नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जहाँ पे भी पीरियोडिक आप चेकअप करवाते रहते हैं, साल में कभी साल में एक दफ़ा आंखें चेक करवा लें, हीयरिंग चेक करवा लें। आम तौर पे आप बड़ी किसी बीमारी में मुब्तला नहीं होते,
कैंसर तक की भी मुजी मरज़ पहली स्टेज पे ऑलमोस्ट 98% काबिल इलाज होती है, लेकिन हमारी दुनिया में कैंसर पहली स्टेज पे डायग्नोज ही नहीं होता। पहले बंदा खुद हिसाब किताब लगाता है, फिर घर का बड़ा अपने मिस करता है, फिर कुछ सियाना गली का उस पर तजर्बा करता है, फिर कहते हैं अब दिखाई लेना चाहिए। उस वक्त तक ऑलरेडी टू लेट। प्लीज़ छोटा सा मसला आपको समझ नहीं आ रहा, आप अपने काम में परफॉर्मेंस दें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जहाँ पे आपका हुनर है। ये काम डॉक्टरों पे रहने दें। आप अर्ली दिखाएंगे तो बहुत जल्दी और बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्प लेंगे। जो तो 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं बेस्ट हेल्थ के लिए, प्लीज़ अपनी स्लीप को सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। अच्छा, 8-9 बजे जो कौमें सो जाती हैं, फ़ोन साथ वाले कमरे में रख देती हैं। अगर आपका फ़ोन आपके तकिए के नीचे तो आप ठीक नहीं हो सकते। आप हर थोड़ी देर बाद काम याद आएगा, हर ब्रेन में एक वेव आएगी, यूट्यूब पे रील देख लें। ये हर बंदे के साथ है जी। ये एक फ़न है जो हर बंदे के साथ स्टेपल हो चुका है, कनेक्टेड है। प्लीज़ फ़ोन को बंद कर दें, साइलेंट कर दें 8 बजे। ठीक है। 9 बजे जो कौमें लंबा सोती हैं, डीप सोती हैं, उनकी स्माइल सुबह सबसे बेहतर होती है। स्माइल नाउ शुड बी आवर नेशनल सिंबल। हमारा नेशनल सिंबल होना चाहिए स्माइल करना, ताकि सड़कों पे छोटी छोटी बात पे एक दूसरे के साथ गुत्था ना हो, लड़ाइयाँ ना करें, वो फिर हम ट्रोलिंग जितनी करते हैं, सोशल मीडिया मिस यूज जितना मेरी दुनिया में होता है, कहीं पे दुनिया में अलाउड नहीं। बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्मी है, बेस्ट परफॉर्म कर रही है। वी मस्ट अप्रिशिएट आवर सिस्टम। हर बंदा अपने काम को बेहतर करे बजाय इसके इधर उधर फिंगर पॉइंट करने, दूसरे को क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल हमें ज़रूरत है कि बेस्ट स्लीप की जी, अपनी सिंपल डाइट लें। जो बेस्ट डाइट है वो सिंपलिसिटी में, ग्रेन और मल्टीग्रेन आप कह लें, या जितने सी फूड हैं, सी फूड आपकी विटामिन ए, विटामिन डी को बढ़ाते हैं। 3 चीज़ें तो साल में एक दफ़ा ज़रूर चेक करवा लें। शुगर लेवल, ये आजकल बच्चों में भी 1 हफ्ते में तो 3-4 बच्चों को मेरे ENT में डायग्नोज होता है। अच्छा। कि बच्चे का नज़ला, फ्लू, गला ख़राब ठीक नहीं हो रहा। HbA1c करवाई 4, माँ की वो 11-12 पे पहुंची हुई, डबल देन नॉर्मल। बच्चा बिल्कुल बुरे हालात में है और उसको एंटीबायोटिक पे एंटीबायोटिक दी जा रही है। तो प्लीज़ अगर हेल्थ ठीक नहीं हो रही चंद हफ्तों में, तो HbA1c, विटामिन डी की डेफिशिएंसी पूरी दुनिया में है। हर बंदे ने डेली नहीं तो मंथली बेसिस वाला कैप्सूल एक ज़रूर लेना है। ठीक है। इससे विटामिन डी का 200,000 2 लाख यूनिट वाला कैप्सूल अगर आप महीने में एक ले लेते हैं तो आपकी मदाफ़ियत आम तौर पे स्काई हाई हो जाएगी। ठीक है। फल, सिंपल सी डाइट, सिंपल लाइफस्टाइल, चीज़ें, सोने से पहले जस्ट अपने चंद सिप्स मिल के, और जो भी घर का बड़ा है ना उसके 2 मिनट पाँव दबा लें। ठीक है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ताकि घर शुड बी नाइसली कनेक्टेड। बिल्कुल, वेरी नाइस एडवाइस डॉक्टर साहब। इट्स लाइक अ कंप्लीट लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर राशिद ज़िया, जिनका कहना था कि कंप्लीट बेहतरीन लाइफस्टाइल से आप स्मोक को भी कर्व कर सकते हो, और एहतियाती तदाबीर जो उन्होंने बता दी हैं, मास्क इस्तेमाल करें, ज़्यादा पानी पिएँ, और विटामिन जो हैं वो अपने पूरे लें, और अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, जल्दी सोएं, जल्दी उठें, और नेशनल स्माइल जो है वो आप लोगों के मुँह पर होनी चाहिए। इस तरह ना आप लोग गुत्था होंगे, ना लड़ेंगे। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का जो बचाव है वो है अच्छे लाइफस्टाइल से। तो व्यूअर्स, लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टोरी आज की थी जिसने पूरी कहते ना कि पूरी दुनिया के सियासी माहौल को एक बार फिर चौंका दिया है, और पाकिस्तान का जो नाम है वो एकदम से कहते ना कि पहले नंबरों पे आ गया है और ख़बरों की ज़ीनत बन गया है, और सराहा गया है पाकिस्तान की काविशों को, सराहा गया है पाकिस्तान की एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को, पाकिस्तान की स्ट्रेटजी को, पॉलिटिकल, सोशल, इकनॉमिकल। और इसी से हम आज बात करेंगे। और सबसे अहम आज जो वाशिंगटन से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट हाउस में एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दुनिया के सामने जो गजा तनाज़ा के मुमकिन खात्मे के लिए मौजूदा जंगबंदी के मंसूबे का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने इस मौके पर न सिर्फ अमन के अमल में इसराइल के किरदार को सराहा, बल्कि पहली बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़ियादत का खुल्लम खुल्ला शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मंसूबे की 100% हमायत की है, जो मशरिक़ वस्ता में क़याम
अमन के इम्कानात को नई तकवीयत देती है। तो बहुत एक इंपॉर्टेंस रखता है पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया है। इस सारी सूरत पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिल लतीफ साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे लाइन पे लेने के लिए जी सर, आपने देखा होगा कुछ घंटे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान की काविशों को, पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को सराहा है, क्या कहेंगे? जी देखिए, ये जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, पर्टिकुलरली पिछले लास्ट चंद महीनों से जिस तरीके से पाकिस्तान और अमेरिका के अंदर आपस में जो एक्सचेंजेस हैं ऑन व्यूज ऑन डिफरेंट इश्यूज ऑफ द वर्ल्ड, तो उसमें ये पहले भी नजर आ रहा था कि किस तरीके से पाकिस्तान का जो रोल है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस रीजन में वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एनहेंस हो गई है। नॉट एज मेयरली अ कंट्री जो विच इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया या वेस्ट एशिया, बल्कि एज अ रीजनल स्टेबलाइजर। तो जब रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे, क्योंकि अगर मिडल ईस्ट है का इलाका है या वेस्ट एशिया है, तो उसमें पाकिस्तान एक ऐसे मुल्क के तौर पे उभरा है कि जो कि अपने रीजन की कंट्रीज को और उनके साथ जो उनके आपस में बाहमी ताल्लुकात हैं उनको स्टेबिलिटी देता है। तो इसलिए ये जो कल इनकी जिसमें इन्होंने गजा पीस प्लान और पैलेस्टीनियन पीस प्लान को अनफोल्ड किया, उसमें डेफिनेटली बहुत सारे मुल्कों की एफर्ट है। इसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र भी किया कि 8 मुस्लिम ममालिक जो हैं उनके साथ मशावरत के साथ जो है इस फार्मूले को तजवीज़ किया गया है। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो हमास है उनको एमनेस्टी दी जाएगी, और उसके बाद जो है वहाँ पे जो हॉस्टेजेस हैं उनको 72 आवर्स फ्री किया जाएगा। ह्यूमैनिटेरियन एड जो है उसको बहाल किया जाएगा, और उसके बाद एक पैलेस्टीनियन कमेटी बनाई जाएगी जो कि गजा को गवर्न करेगी, और उस कमेटी के अंदर टेक्नोक्रेट्स होंगे, एपॉलिटिकल टेक्नोक्रेट्स होंगे। सो ये एक फार्मूला है जिसको उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ पीस जो है वो उसको ओवरसाइट करेगा, और उस बोर्ड ऑफ पीस को हेड जो है वो ट्रंप साहब खुद करेंगे। इसमें बाकी कौन से मेंबर होंगे वो भी नहीं बताया, लेकिन सिर्फ एक मेंबर का टोनी ब्लेयर साहब का बताया, क्योंकि आपको याद होगा कि आज से 10 दिन पहले टोनी ब्लेयर ने, जो उनका इंस्टीट्यूट है TBI टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट, उसने एक फॉर्मूला दिया था गजा के पीस प्लान के ऊपर। तो ये ऑलमोस्ट वही फॉर्मूला है जिसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके उन्होंने टोनी ब्लेयर विल बी द पार्ट ऑफ द एंटायर डिस्कशन एज वेल, और वो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा आबिल लतीफ साहब, ये बताइएगा कि इस मुआहदे का ये कहा गया है कि हम अमन मुआहदे के करीब जो हैं वो पहुंच चुके हैं, मगर अभी तक कोई एलानिया जो है वो जारी नहीं किया गया। करीब पहुंचने का और बाकायदा तौर पर ऐलान करने के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है? जी देखिए, अगर आप बिल्कुल क्लियर टर्म में पूछें तो डेफिनेटली मुआहदा तो वो होता है जिसमें दो पार्टीज बैठ के और म्यूचुअली एग्रीड चीज़ों को अनाउंस करते हैं। इसमें एक पार्टी से दूसरी पार्टी तो नहीं है, उससे तो भी पूछा जाना है, विच इज हमास। सो दैट इज द रीजन दैट फिंगर्स आर क्रॉस्ड, एंड फिंगर्स आर क्रॉस्ड इज अभी तक तो इट्स अ गुड न्यूज़। और उम्मीद है कि हमास जो है वो इसके ऊपर जो उनका रिएक्शन है वो कैसा आएगा, जैसा उनका रिएक्शन होगा वो डिफाइन करेगा कि ये मुआहदा क्या आगे चलता है या ये नहीं चलता। लेकिन आपको याद होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो नेतन्याहू साहब हैं उन्होंने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी। उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी अगर हमास ने इस पे एग्री ना किया या एग्री करने के बाद रिट्रेट की अपने एग्जाम, तो फिर इजराइल विल फिनिश द जॉब। तो उन्होंने कहा कि जी ये दिस इज अ वॉर बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबेरियनिज्म। And the very important statement which she made is that this is the day after Hamas. So Hamas जो है वो इसीलिए जो गजा के अंदर भी उन्होंने हमास जो है वो उसकी किसी भी एक्टिविटी को henceforth जो है वो इसमें मुआहदे में ये कहा गया है कि वहाँ पे नहीं होगी। इट विल बी ओनली दी पैलेस्टीनियन कमेटी एंड दैट टू वो भी टेक्नोक्रेट्स की बेस पे होगी जो गजा को देखेगी। और बिल्कुल ऐसा ही है। जो एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसमें ये है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है जो कि गजा और वेस्ट बैंक को देखती थी और उनके मामलात को देखती थी, उसका इस मुआहदे में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि उसको एक तरह से डिफंक्ट कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये
माहिदा जो है, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें और आप इन टर्म्स में देखें कि क्या ये एक्सेप्टेबल होगा, तो ये फिर हमास के रिएक्शन से पता चलेगा कि अब हमास का रिएक्शन क्या इस पे आता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी तो प्रेशर है, नेतन्याहू की तरफ से भी तो प्रेशर है, इसके बाद इजरायली लॉबी का भी प्रेशर होगा, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी भी तो जगह को मुस्तहकम बनाना ही है। अच्छा सर, हम बात करेंगे पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट द एंटायर डिस्कशन, और पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़ियादत की खुल्लम खुल्ला हमायत करना पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान को एकदम से आगे लेकर आना और स्पेशली फील्ड मार्शल की तारीफ करना आसिम मुनी साहब की, तो क्या इंपॉर्टेंस रख रहा है पाकिस्तान? जी देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा कि अब उसकी रीजनल इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई हुई है, और उसकी वजह वो ये है कि पाकिस्तानी स्टेट ने हमेशा रैशनली बिहेव किया है, और पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, अभी की गवर्नमेंट या इनसे पहले की गवर्नमेंट आप देखिए तो वो हमेशा से पैलेस्टीनियन कॉज के साथ खड़े हुए हैं। तो अभी भी पाकिस्तान जब भी गजा का मामला आता था, गजा के मामले में ह्यूमैनिटेरियन एड की बात आती थी, तो पाकिस्तान ने हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नेशन जनरल असेंबली में ना सिर्फ उनकी हिमायत की है, बल्कि उन करारदाद, हर करारदाद के अंदर, रेजोल्यूशन के अंदर भी पाकिस्तान शामिल रहा है। तो क्योंकि जो मुस्लिम उम्मा के इश्यूज हैं, जिसमें पैलेस्टीनियन इशू है, कश्मीर इशू है, डेफिनेटली वो हमारी फॉरेन पॉलिसी के पिलर्स में से हैं। तो ये जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, जैसे आप कह रही हैं, उनकी तारीफ वो सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, इट इज नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द पैलेस्टीनियन इशू, इट इज ओवरऑल, क्योंकि जो पाकिस्तान का एक नया एक्वायर्ड स्टेटस है, वो इस रीजन के लिए, वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए, पाकिस्तान के रिलेशन जो अपने नेबर कंट्रीज के साथ हैं उनके लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, एंड इवन बियॉन्ड जो है वो देखा जा रहा है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर अपना रोल जो है वो बीइंग अ रीजनल इम्पोर्टेंट कंट्री, बीइंग अ कंट्री विद आबिद लतीफ साहब, इधर इस बात को जाहिर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में क्या देख रहा है, और वाशिंगटन और इस्लामाबाद के जो ताल्लुकात हैं वो एक नए बाब का इसमें आगाज़ हो रहा है। तो आर दे लुकिंग फॉर द बेसिस, आर दे लुकिंग फॉर द मिनरल्स, आर दे लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट, आर दे लुकिंग फॉर डेमोग्राफिक्स, व्हाट दे आर लुकिंग इन पाकिस्तान? जी, आई थिंक देखें, पाकिस्तान जो है 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। पाकिस्तान की जो दुनिया का पहले 10 बड़े मुल्कों में आता है, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, तो वो बेसिस और जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और जियोपॉलिटिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लेंस से देखना, तो मैं समझता हूँ वो ठीक नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अमेरिका को मैं नहीं समझता कि किसी बेसिस की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि देखिए, जो पाकिस्तान का ये रिन्यूड रिलेशन है अमेरिका के साथ, ये जियो इकोनॉमिक्स के बेस पे है, और ये 21st सेंचुरी भी जियो इकोनॉमिक्स की सेंचुरी है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मिनरल्स की सेंचुरी है। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा हुआ है नेचुरल रिसोर्सेज में, और शायद पहले जो हुकूमतें थी उनको इसका एहसास नहीं था। इस हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह उसको इसका एहसास है। तो आपके पास जो चीज़ होती है आप उसी को प्रोजेक्ट करते हैं, द पावर विच यू हैव यू प्रोजेक्ट दैट पावर। तो पाकिस्तान की जो मिनरल पावर है, पाकिस्तान उसको प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मिनरल आएगा और आके मिनरल ले जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा कि अगर हम थोड़ी नज़र अपने नेबरिंग कंट्रीज पे डालें, ईरान को नज़रअंदाज करके या इस पर दबाव डालकर अमन मुआहिदा करना किस हद तक जो है वो पॉजिटिवली ला सकता है, या खित्ते में एक बार फिर जो है कुछ ना कुछ प्रोवोक करेगा? जी देखें, एक्चुअली आई नेवर वांटेड टू कम देयर, लेकिन आपने जिक्र कर दिया। बेसिकली जहाँ तक मैं जो बात कर रहा था कि इसमें हमास का रिएक्शन आएगा तो क्लियर होगा कि ये मुआहिदा, ये जो पीस एक्ट है, ये कितना इफेक्टिव है या इसकी एफिकेसी कितनी है। क्योंकि जो हमास है या हिजबुल्ला है, आप भी बेहतर जानती हैं कि वो एक्चुअली ईरान के इन्फ्लुएंस में है, और ईरान जो है इस मुआहिदे में कहीं पे भी शामिल उस टेबल पे शामिल नहीं था। तो अब ईरान किस तरीके से रिएक्ट करता है, ईरान का क्या रिएक्शन होता है, हमास का क्या रिएक्शन होता है, रिएक्शन नॉट जनरल रिएक्शन बट पर्टिकुलर रिएक्शन टू दी जो इस मुआहिदे की शिक्स हैं, जो इसके पॉइंट्स हैं उसके ऊपर, तो उस वो डिफाइन करेगा कि ये मुआहिदा क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और क्या इस पे अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। मुआहिदा तो हो गया, आपने एक साइड ने अनाउंस कर दिया,
लेकिन क्या जो अनाउंस किया गया उस पर अमल दरामद हो सकता है या होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी कि नहीं होगी? जी, ये अब हमास का रिएक्शन डिसाइड करे। अच्छा सर, ये अगर मंसूबा नाकाम हो जाता है तो खित्ते में अमन की बजाय कशीदगी में इजाफे होने का कितना खतरा जो है वो लाहक है? जी, अगर ये मंसूबा नाकाम हो जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि जैसे वो जो मैंने स्टेटमेंट भी कोट की आपको नेतन्याहू की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो इसको हम फिनिश करेंगे, There will be no Gaza. There was a statement. Yeah. जी, तो फिर ये फिर बहुत खतरनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि फिर जो रीजन जो है वो बहुत अभी भी बहुत स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर बहुत इनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि जो इजराइल है वो हर सूरत में जो है मैं समझता हूँ कि वो अपने जो जिस तरह के इकदाम वो पहले करता आ रहा है एग्रेशन की, क्योंकि इजराइल जारी है जो है उनकी तरफ से जारी है और रहेगी अगर ये मुआहिदा जो है नाकाम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, जिनका ये कहना था कि जो मुआहिदा है इसकी इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। मुआहिदे के करीब तो पहुँच चुके हैं, मगर मुआहिदा कब होगा, कैसे होगा और इसमें कौन कौन से इसके स्टेक होल्डर्स होंगे, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पर अगर हम बात करें हमास की। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। बात करते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज से 3 अक्टूबर तक कराची समेत सिंध के जनूबी मशरकी अजला में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव मगरब और शुमाली मगरब की सिमत बढ़ रहा है, जिसके बायस शुमाली मशरकी बहिरा अरब से मरतूब हवाएं सिंध के जनूबी मशरकी हिस्से में दाखिल हो रही है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन में, जिनको मैं शो में वेलकम कर रही हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जवाद मेमन साहब, पहले तो सैलाब से लड़े थे, फिर एक बार जो मौसम जो है वो खुशगवार हो गया, लेकिन खुशगवारी जो है वो बाद में जो है डिजास्टर ना बन जाए, क्या कहेंगे खासतौर पर सिंध के हवाले से? नहीं, देखें, ये ऐसे कोई इतने ज़्यादा शदीद बारिशें सिंध में एक्सपेक्ट नहीं की जा रही हैं, क्योंकि ये इस वक्त पोस्ट मानसून सिस्टम है। मानसून सीजन हमारे यहाँ से जो है वो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी हद तक सिंध के ऊपर जो है वो ड्राई विंड्स का इंकर्जन भी मौजूद है, जिसकी वजह से बारिशें जो है वो थोड़ी हद तक सप्रेस भी हो जाती हैं। इस वक्त जो लेटेस्ट सिचुएशन है, एक पोस्ट मानसून का डिप्रेशन जो है वो इंडियन गुजरात रीजन के ऊपर मौजूद है और ये मगरिब की जानिब जो है वो अगले चंद घंटों में और या आज पूरा दिन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता रहेगा। रन ऑफ कच्छ या हमारे केटी बंदर के इलाकों के काफ़ी करीब से जो है ये गुजर सकता है और इसके ज़ेर असर पिछले 2 दिन से हमने देखा कि कराची समेत सिंध के कई मुकामात पर काफ़ी ज़्यादा गर्मी का सिलसिला है। आज भी ऐसा ही रहेगा, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान जो है वो मिट्टी, छोर, थरपारकर, नगर पारकर के कुछ एरियाज़ में, कल रात में जो है वो मीरपुर खास हैदराबाद के कुछ एरियाज़ में जो है वो बारिशें देखी गई हैं और आज लेट आफ्टरनून से रात तक जो है वो कराची समेत सिंध के ये जो इलाके हैं, जुनूब मशरकी सिंध, ज़ेरी सिंध के इलाके, ठट्टा, बदीन, सुजावल, केटी बंदर और जुनूब मशरकी सिंध के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पॉसिबिलिटीज है। ठीक है सर, ये तो आपने सिंध का बताया, इंटीरियर सिंध का बताया, लेकिन अगर हम कराची की बात करें तो कराची में मूसलाधार बारिश होगी या हल्की या दरमियानी दर्जे की बारिश मुतवक्की की जा रही है? देखिए, ओवरऑल कराची में अगर देखा जाए तो लाइट टू मॉडरेट रेन जो है वो अक्सर इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है, जबकि कुछ इलाके ऐसे भी होंगे जहां पर गरज चमक के साथ थोड़ा सा शॉर्ट हैवी स्पेल भी देखा जा सकता है। लेकिन इन एस्टिमेटेड देखा जाए तो ये 15, 20, 25, 30 मिलीमीटर के आसपास का स्पेल नजर आ रहा है, क्योंकि कराची और इसके आसपास के एरिया में जो है वो खुश्क हवाओं का इन्फ्लुएंस भी इस वक्त ज्यादा है, जो कि बारिश के बादलों को जो है वो डिस्टर्ब करती हैं या इस तरफ या डेवलपमेंट जो है वो ऐसे इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं होने देती है और फिर सिस्टम भी जो है वो कुछ हद तक हमसे दूर ही रहेगा। इसके जो आउटर बैंड्स हैं उसके ज़रिए असर कराची और इसके आसपास के एरियाज में जो है वो बारिश एक्सपेक्ट की जा रही है। तो ओवरऑल जो स्पेल है वो अच्छा भी है और थोड़ा सा गैर मामूली भी है, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये मैनेजेबल होगा। सर, गैर मामूली जब आप बात करते हैं तो कराची जैसा शहर जो है वो एकदम से कहते हैं ना कि उसमें निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो जाता है, मफलूज होकर रह जाते हैं और घर में महसूर होकर रह जाते हैं, क्या ऐसा होगा? नहीं, देखें, ये कहना कबलस वक्त है कि थंडरस्टॉर्म कितनी शिद्दत से बनते हैं, लेकिन ओवरऑल यही है कि मैनेजेबल है। गैर मामूली इन सेंस ये
कि अक्टूबर जो है वो वन ऑफ द ड्राइस्ट मंथ होता है कराची और ये सदर्न पाकिस्तान के इलाकों में। यहाँ की एवरेज हमारी जो है वो मुश्किल से 1 मिलीमीटर के करीब है अक्टूबर के महीने में। तो इस तरीके का कोई डिप्रेशन इतना करीब इन इलाकों में कोई बारिशें लेकर आता है, तो अगर 15, 20, 25 मिलीमीटर भी बारिश होती है तो गैर मामूली होती है। लेकिन अगर बारिश की उसको अमाउंट को या इंटेंसिटी को देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक जो है वो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह मैनेजेबल रहेगी, मैनेजेबल होगा। अच्छा सर, थोड़ी सी अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर बात करें तो माहौलियाती तब्दीली के तनाज़ुर में सिंध में जो है बारिशों के पैटर्न में कितना फ़र्क आया है और क्या फ़र्क आया है? देखिए, ना सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में तो अब हमने देखा है कि बारिशों के जो पैटर्न है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। ये इस वक्त जो ये इवेंट चल रहा है, जो डिप्रेशन इन इलाकों में मौजूद है, वो एक वाज़े मिसाल है और लिविंग एग्जांपल है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो कितना ज़्यादा अब शिफ्ट हो चुका है हमारे यहाँ, हमारे पैटर्न्स को उसने कितना ज़्यादा जो है वो शिफ्ट कर दिया है। क्योंकि अक्टूबर में अमूमन जो है वो काफ़ी गर्म भी रहता है और काफ़ी खुश्क भी रहता है, और इन साल के इस वक्त में इस तरीके का इतना ताकतवर सिस्टम हमारे इतने करीब से गुजरना, ये जो है वो एक क्लाइमेट चेंज की और हमारे यहाँ जो वेदर पैटर्न है उसकी शिफ्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आगे जाके भी जो है वो सर्दी के सीजन में भी जो है वो थोड़े बहुत शिफ्ट हम देखेंगे। सर, अभी तो आपने देखा है कि मानसून सीजन जो है अभी अपने इख्तिताम पे ही नहीं पहुंचा कि पोस्ट मानसून सर पे आ गया है। अभी जो इंटीरियर सिंध की बात करें, सजावल जैसे इलाके जो थे और भी बहुत से इलाके जो ज़ेरे आब आए थे, मगर अब वापस अगर बारिश होती है तो कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? नहीं, देखिए, मानसून सीजन तो पाकिस्तान से तकरीबन खत्म हो चुका है। इस बात को तकरीबन हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, और मानसून सीजन के बाद अगर इस तरीके के कोई इवेंट्स आते हैं तो उसी को हम पोस्ट मानसून की बारिशें कहते हैं। ये सिस्टम भी जो है वो पोस्ट मानसून ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ना सिर्फ पाकिस्तान के अक्सर इलाकों से खत्म हो चुका है, इंडिया से जो हमारे जो करीब के इलाके हैं, जो गुजरात है, राजस्थान है, इन इलाकों से भी जो है वो मानसून तकरीबन खत्म हो चुका है। रही बात सिंध में इन बारिशों के हवाले से क्या सिचुएशन रहेगी, तो जिस तरह मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कोई शदीद ऐसे बारिशें नहीं है, ओवरऑल मैनेजेबल ही रहेगी, मैनेजेबल बारिशें हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन, जिनका कहना था कि आज से 3 अक्टूबर तक जो है पोस्ट मानसून जो स्पेल जो है वो सिंध के इलाके में शुरू हो रहा है, जिसमें सिंध के कुछ इलाके और कराची के जो इलाके हैं वो मैनेजेबल रेंज के तहत जो है वो मैनेज हो जाएंगे। इसमें शहरियों को परेशानी का कोई ख़तरा नहीं है और कोई मसले की बात नहीं है। छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। वफाकी इदारा शुमारियात की हालिया रिपोर्ट ने मुल्क में महंगाई की सूरत हाल पर एक पेचीदा तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगरचा हालिया हफ्तों के दौरान महंगाई की शरह में कमी की रफ्तार जो है रिकॉर्ड की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी अवामी सतह पर 17 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। माहिरीन के नज़दीक ये सूरत हाल हुकूमत के इस दावे को मुतवाज़न करती है कि महंगाई कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि आम सारिफ की रोज़मर्रा जिंदगी में बुनियादी अशियाई कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। उदादो शुमार के मुताबिक हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में कमी की रफ्तार जो है 0.16% रही है, जबकि इससे पहले हफ्ते में 1.34% की कमी वाक़या हुई थी। सालाना बुनियाद पर भी महंगाई की शरह 4.17% से कम होकर 3.95% पर आ गई थी। ताहम इसके बरअक्स जो है रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया जैसे टमाटर, अंडे, मटन, दूध, दही, घी और आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। सिर्फ टमाटर की कीमत में 9.04% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि अंडे जो है 0.88%, मटन 0.40% और आटा जो है 0.76% जो है महंगा हुआ है। इसके साथ साथ जो है 11 अशिया की कीमतों में भी कमी नोट की गई है, जिनमें आलू, प्याज, लहसुन, मुर्गी और मुख्तलिफ दालें शामिल हैं। सबसे नुमाया कमी जो है मुर्गी की कीमत में जो है 12.46% रिकॉर्ड की गई। मजमूई तौर पर 23 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ आमदनी रखने वाले तबकों के लिए महंगाई की शरह में कमी या इजाफा मुख्तलिफ रहा। कम आमदनी वाले तबके के लिए महंगाई की रफ्तार में मामूली इजाफा देखा गया है, जबकि मुतवसत और आला आमदनी वाले तबकात के लिए ये शरह कम हुई है। इसके जाहिर होता है कि महंगाई का असर सब पर यकसा नहीं है, बल्कि आमदनी के तनासब से इसके असरात जो है मुख्तलिफ होते हैं। ये सूरत हाल एक अहम सवाल जन्म लेती है कि क्या हुकूमत की पॉलिसीज़ वाकई आम आदमी की मुश्किलात
शुमारियात कम कर रही हैं या उसमें इजाफा कर रही हैं? सिर्फ शुमारियात और अदाद-ओ-शुमार में बेहतरी दिखाई जा रही है। माहिर मईशत जो है आज हमारे साथ होंगे, हमें बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, शुक्रिया आपका। जी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ जो है महंगाई, अभी आपने देखा है फ्लड्स आए हैं, डिज़ास्टर हुआ है, चीज़ें जो हैं वो महंगी हो रही हैं। क्या ये जो महंगाई है ये डिफरेंट तबकों पे डिफरेंट असर डालती है कि महंगाई सबके लिए एक जैसी है? ये बुनियादी बात पाकिस्तान में आवाम को भी समझनी चाहिए, वो ये है कि इस वक्त हमारी जो खत्ते में, हम वो मुल्क हैं जहाँ महंगाई खत्ते के मुल्कों से ज़्यादा और मईशत की शरह नमो खत्ते के मुल्कों से कम रहती है, बुनियादी बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि अशराफिया की मईशत है, पॉलिसियाँ ऐसी बनाई जाती हैं कि ताकतवर तबकों को, मालदार तबकों को फ़ायदा पहुँचे और गरीब तबके, कमज़ोर तबके, उनके ऊपर बोझ ज़्यादा पड़े। चाहे टैक्सों की पॉलिसी हो या बचतों की पॉलिसी हो या कर्जों की पॉलिसी हो, बिजली गैस के नर्ख हो, तमाम में इस तरीके से किया जाता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं, यानी जिसका असर गरीब आवाम पर, उन लोगों पर जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है, उन पर ज्यादा पड़ता है। और जो मालदार तबके हैं वो मजे में तैरते रहते हैं और आवाम जो है गुर्बत के समंदर में गोते खाते चले जाते हैं। ये वो चीज़ है कि जब तक आवाम नहीं समझेंगे ये ठीक नहीं होगी। इसकी वजह यह कि जैसे मैंने कहा अशराफिया की मईशत है, हुकूमत की पॉलिसी है, इस हुकूमत के नहीं तमाम हुकूमतों की, वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमतें हो, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो, SECP हो, FBR हो, बैंक्स हो, इस्लामी बैंक्स हो, तमाम की पॉलिसियां वो हैं जिससे कि आम आदमी को बोझ पड़ता है। हम कर्जे लेना पर गुजारा करते हैं, अपनी उससे ज्यादा जो है, जो कायदे आज़म ने कहा था कि मुसलमान बचतें नहीं करते, उन्होंने वार्न किया था। आज हमारी बचतें गिर रही हैं क्योंकि बैंक जो है ना बचतें गिरा रहे हैं। तो ये पॉलिसियां वो ऐसी हैं जो आवाम के ऊपर बोझ डाल रही हैं। तो डॉक्टर साहब, हमने ये देखा है कि शरह महंगाई में कमी के बावजूद भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है अशिया जो है जो हम रोज़ लेते हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है, मगर वो कैसे आ रहा है, वो इनडायरेक्ट आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ये पता नहीं लग रहा। नहीं, पहली बात तो ये कि जो हुकूमत महंगाई कहती है वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, उसमें मैनिपुलेशन होता है। इसलिए कि दूसरे महंगाई की जो कैलकुलेशंस होती हैं उसमें कुछ इस किस्म की चीजें होती हैं कि बास का वजन ज्यादा होता है, वो मिसलीडिंग नहीं होता। हम ये देखते हैं कि जिस आदमी की आमदनी 40,000 रुपये महीना है, गरीब है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, उसकी जिंदगी अजीरन होती चली जा रही है। और मैं आपको बताऊं, इस सैलाब का तो बात जरूर कर रहे हैं, सैलाब से बहुत नुकसान होगा, खाने पीने की अशिया की कीमतें भी बढ़ेंगी, लोगों का सामान भी डूब गया, उनका घर भी उजड़ गए। लेकिन ये तो हर साल आता है। लेकिन ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता दूं कि पहले ये पता था, हमें पता था, स्टेट बैंक ने भी ये कहा था कि सैलाब से पहले भी ये वाज़ेह था कि इस साल पाकिस्तान में महंगाई पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा रहेगी। तमाम रिपोर्टों में ये बात मौजूद है। ये तो सैलाब आ गया। अब सैलाब तो इसलिए आ गया कि आप डैम्स नहीं बनाना चाहते। अब मैं इसी तरीके से आप जो सैलाब जो आता है 2022 में आया, इससे पहले आया, तो कभी हम कोई सबक नहीं सीखते हैं, प्लानिंग नहीं होती। जब तक सैलाब आते ये चलता रहेगा सिलसिला। तो बुनियादी जब तक अवाम का दबाव नहीं होगा और वो अवाम जख्म सहते रहेंगे और आप जो है ना 10-15 मिनट के प्रोग्राम में रोना गाना करेंगे, हुकूमतें उससे हिलने वाली नहीं है, पार्लियामेंट हिलने वाली नहीं है, अशराफिया हिलने वाली नहीं है, बैंक हिलने वाले नहीं है। इसके लिए दबाव बढ़ाना पड़ेगा जनाब। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके ख्याल में अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बार बार उतार चढ़ाव की बुनियादी वजूहात क्या है, वजह क्या है? देखिए, बुनियादी एक तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मुनाफाखोरी है। फिर आप ये देखिए कि हर चीज़ में आपके ट्रांसपोर्ट के किराए से कतई नज़र, मुनाफाखोरी से कतई नज़र हमारी पॉलिसी क्या है? आप बिजली का नर्ख बढ़ाते हैं, गैस के नर्ख बढ़ाते हैं, पेट्रोल के नर्ख बढ़ाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का किराया बढ़ जाता है। हुकूमतें मुकर्रर करती हैं नर्खें, उस पर अमल नहीं होता। तो जैसे मैंने बताया, तमाम पॉलिसियां वही हैं। अगर आप ये देखिए कि जब आप 80 रुपए से ज्यादा पेट्रोलियम लेवी लगा देंगे, अभी सर्कुलर डेटा है, तो बिजली के नर्ख आप बढ़ा देंगे, रुपए की कदर भी आपकी गिरती चली जाती है। फिर इम्पोर्ट्स की चीजें बाहर, अगर आप इम्पोर्ट्स पर गुजारा कर रहे हैं, अपना गुजारा तो नहीं कर रहे हैं, आप चीनी भी बाहर से मंगाते हैं, गेहूं भी मंगाते हैं, वो भी महंगी हो जाती है, उस पर टैक्स भी लग जाता है। फिर जो कुछ बनता है उसमें वो मुनाफा बहुत ज्यादा करते हैं, फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और वो उस वक्त तक इंतजार करते हैं जब मार्केट से चीजें गायब हो जाए, फिर निकालते हैं।
तो ये वो तमाम है ना, हुकूमतें, लोकल बॉडीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसका जो आपने एक नुक्ता उठाया था, मैं उसको दोबारा कहूंगा, इन पॉलिसियों का असर उन गरीबों पर पड़ता है, 12 करोड़ आवाम पर पड़ता है, जो जिनकी जिंदगी अजीरन है, जो बच्चों को पेट भर के ग़िज़ा नहीं दे सकते, बिल्कुल पावर्टी लाइन के करीब रह रहे हैं या पावर्टी लाइन से बिलो रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कि 1, 2, 3 चीज़ों की अशिया की कीमतें कम कर देना और बाकी अशिया की कीमतें बढ़ा देना, क्या ये इस चीज़ को बैलेंस करता है कि एक तरफ जो है मुर्गी जो है उसका रेट नीचे आ गया है, बल्कि दालें और सब्जियाँ जो हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं? देखिए, ये इसको उर्दू में कहते हैं लीपापोती करना। ये देखिए, इस किस्म की तवज्जो हटाना, ये इतना बड़ा मुल्क है, वो दुनिया के 5वां बड़ा मुल्क है, मुख्तलिफ तब्दीलियां होती रहती हैं। हम तो ओवरऑल ये देखते हैं कि जिस की आमदनी 37,000 रुपए हुकूमत ने तनख्वाह रखी है या उससे कम आमदनी है, तमाम हर चीज का असर उसके ऊपर पड़ता है। यानी अगर आप पॉलिसी देखें, तरक्याती अखराजात में कटौती की तो उसके ऊपर पड़ता है, रुपए की कदर गिरी तो उसके ऊपर पड़ता है। हमारा डिस्काउंट रेट 11 है, पूछना चाहता हूँ क्यों है? दूसरे मुल्कों का तो 5 है, उसका भी असर अवाम के ऊपर पड़ता है। अभी सर्कुलर डेट आया, उसका असर भी अवाम के ऊपर आ जाएगा, उसको खत्म करने के लिए। तो तमाम ये जो 9,000 अरब रुपए के एक साल में कर्जे बढ़ गए, उसका भी अवाम पर आएगा, और अवाम में ज्यादा असर उस पर आएगा जो कि गरीब हैं, ताकतवर तबके। तो मैं आपको बताऊं, मैं 2 साल के बजट को मैंने बहुत गौर से देखा है, बहुत गौर से देखा है। इसमें हुआ ये है कि आम आदमी के ऊपर असर पड़ा है, और ये कहा है कि जिस आदमी की आमदनी ज्यादा है वो ये बचतें मुल्क में नहीं रखता, वो पैसा बाहर रखता है, क्योंकि आपने 45% टैक्स लगा दिया। मैं आपको बताऊं, जो शहीद हैं, जो बेवाएं हैं, यतीम है, जिनके लिए बहबूद है, उसके ऊपर भी टैक्स है। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? बहबूद है ना, आप यानी करोड़ों लोगों से आप टैक्स ले रहे हैं, और मैं आपको 11-12 करोड़ लोगों से मोबाइल पे टैक्स ले रहे हैं। हालांकि बेचारों पे तो कानून के तहत आप ले ही नहीं सकते, उनकी आमदनी नहीं है। ये वो पॉलिसियां हैं। इन तमाम चीजों पे जो असर पड़ रहा है, मैंने अभी किताब लिखी है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर, उसमें अफराद ज़र का खुसूसी चैप्टर है, और उसमें ये बताया कि बैंकों की पॉलिसियां, इस्लामी बैंकों की, हुकूमत की, FBI की, ये तमाम पॉलिसियां हैं। लेकिन मसला ये कि हमारा जो मीडिया है, माजरत के साथ, वो सियासी मामलात में बहुत ज्यादा उलझ गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि वो 12 करोड़ आवाम की, देखिए डॉक्टर साहब, ये भी तो कहा जाता है कि आधी से ज्यादा जो आबादी है वो टैक्स ही नहीं देती, तो फिर टैक्स कौन देता है? इनडायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स तो नहीं दिया जा रहा। देखिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। पाकिस्तान का हर गरीब से गरीब आदमी, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, हुकूमत तरदीद कर दे, जो आदमी फुटपाथ पे पैदा होता है, अल्लाह माफ करे, फुटपाथ पे मर जाता है, वो भी 18% GST दे रहा है, वो भी पेट्रोलियम लेविन भत्ता दे रहा है। अगर उसके एक औरत के पास मोबाइल है इसलिए कि वो मासी काम करती है, तो उसके ऊपर भी टैक्स है। ड्राइवर चौकीदार है, उसके ऊपर भी टैक्स है, जो कि मुल्क से, शहरों से, कराची या लाहौर में आ गए। हाँ, टैक्स कौन नहीं दे रहा है? टैक्स मालदार तबके नहीं दे रहे, ताजिर नहीं दे रहे, सनतकार नहीं दे रहे, बर्रामद कुरंदान नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी माफिया नहीं दे रहा, शुगर माफिया नहीं दे रहा। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, लोग नहीं समझे होंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस 25 करोड़ अवाम के ऊपर हैं, वो दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो टैक्स वसूल हो रहा है उसका बड़ा हिस्सा इनडायरेक्ट टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्सेस सबसे कम है। टैक्स चोरी का रास्ता पाकिस्तान में जो खुला हुआ है वो मालदार तबकों के लिए, वो गरीब आदमी को क्या टैक्स की चोरी करेगा बेचारा? वो तो GST लगा दिया, पेट्रोलियम लेवी लगा दिया आपने, इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे लगा दिया आपने, एक्साइज ड्यूटी आपने लगा दी। ये जो मैं आपको फिगर देना चाहता हूँ, 25,000 अरब रुपया सालाना पाकिस्तान में टैक्सों से कम वसूली हो रही है। इसका बड़ा हिस्सा जो है वो मालदार तबके उठा रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखें कि तरसीलात जो है ना, रेमिटेंसेज आ रही हैं, ये कारकुनों की नहीं है। तो रेमिटेंसेज से स्टेट बैंक भी मानता है कि वो तरसीलात से महंगाई बढ़ती है और टैक्सों की चोरी होती है, लेकिन वो कारकुनों की आती है तो हम उनको सलाम करते हैं। ये तो ब्लैक मनी से व्हाइट कर रहे हैं, 111(4) के तहत आ रही है। तो इसकी फिगर आपको मैं दे दूं, खत्ते का, दुनिया का वाहिद मुल्क जिसकी तरसीलात ज्यादा है, बरामदात जो है वो कम है। भारत की जो है वो उससे 5 गुना है, हमारी जो है कम है, उल्टा है। तो बात ये थी कि तरसीलात आप बढ़ा रहे हैं, बरामदात नहीं बढ़ा रहे हैं। बरामदात बढ़ाएंगे तो रोजगार मिलेगा। तो ये मैं जो बस करना आपको बार बार चाह रहा हूँ, तमाम पॉलिसियां जिसमें IMF भी शामिल है, मुल्क की अशराफिया, पार्लियामेंट सब शामिल है, उसका असर गरीब पर पड़ रहा है, पाकिस्तान की मईशत पर पड़ रहा है, पाकिस्तान में बेरोजगारी पर पड़ रहा है, महंगाई पर पड़ रहा है। ये कुचले जा रहे हैं। लेकिन जो ताकतवर तबके हैं, इतना कमाया है, मैं आपको बता दूं, गुर्बत के दौर में पिछले 5 वर्षों में पाकिस्तान में मालदार तबकों ने जितना कमाया है एक साल में, वो पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना नहीं कमाया गया। कभी स्टॉक एक्सचेंज उतना ऊपर नहीं गया जितना कि अब जा रहा है। लेकिन अशिया की कीमतें आप देख लें, बिजली के नर्ख देख लें, पेट्रोल के नर्ख देख लें, तो ये चीजें आवाम को समझनी होंगी।
हुकूमत हिलेगी नहीं तब तक अवाम अपनी सिर्फ घर में आके चीखना चिल्लाना काफी नहीं है। अब उनको सड़कों पर आना पड़ेगा ट्रैफिक डिस्टर्ब किए बगैर। आपके चैनल के बाहर आए, वहां मुजाहरा कर रहे हैं, आप दिखाइए कि अवाम महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसके बजाय वो कह रहे हैं जी बेइज्जती नहीं हुई। अरे भाई आप अपनी बात करो, आपको किसका मैंने सियासी झगड़ों में पूरी कौम लग गई है या डाल दिया गया है। अब उनको इस तरफ लाए, तालीम, सेहत, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, पाकिस्तान की सलामती, ये वो चीजें हैं इनको आप उजागर करें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आम आदमी के रिलीफ फराहम करने के लिए या रिलीफ देने के लिए हुकूमत को फौरी तौर पर कौन कौन से इकदाम जो हैं वो करने चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लाम ने हमें सिखाई है वो ये है कि आप लोगों को रिस्क फराहम करने का जरिया बनाएं। दुनिया का वाहिद निज़ाम जिससे कि ये मैंने मगरिब में भी बड़े बड़े माहिरीन से डिस्कस किया जब मैं वहाँ रहता था, हमारा निज़ाम ज़कात का जो है ना, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 20 साल से कह रहा हूँ, इस वक्त से आप रिस्क कमाने का जरिया बनाए, लोगों को खैरात मत दें। मेरा कहना यह था, एक जुमले में आपको बताता हूँ, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, घरेलू खवातीन, मासी, इन सबको 1-1, 2-2 लाख, 4-4 लाख रुपए कर्जा दें कि वो अपना रिस्क फराहम करें और उसके लिए 20% बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से प्रोवाइड करें। वो माफ हो जाएगा अगर वो अपना कर्जा वापस करता है। तो एक आदमी को जिसको आप 20,000 देते हैं वो खा जाता है, अगर वो 2 लाख रुपए कर्जा लेके प्लम्बर है, एक अपना ठिया बना ले, काम शुरू कर दे, तो उसको 1 लाख बैंक दे, 20,000 ये दे, 1,20,000 आप दीजिए, उसको रिस्क मिल गया। जब वो कर्जा वापस करेगा 20,000 वो माफ कर दें आप उसको। ये तरीका है। इसी तरह से ज़कात के निज़ाम को खैरात सदक़ात का जरिया मत बनाइए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा था कि ज़कात जो है ना, इन चीजों को आप रिस्क का फराहम करने का जरिया बनाएं। या आप हदीस दिया कि रसूल ने ये कहा कि भाई कुर्सी एक लकड़ी खरीदो, कुहाड़ी खरीदो, काम करो, भी क्यों मांग रहे हो? ये तो रिस्क को फराहम करना, ज़कात का निज़ाम, बैंकों को किरदार अदा करना है। ये अगर करेंगे और टैक्सों की पॉलिसियां बदलें, पेट्रोलियम लेवी भत्ता, ये चीजें छोड़ दें, तो ये मुल्क आज भी मैं समझता हूँ खित्ते में भारत हो या दूसरे उनसे बेहतर मुल्क है हर लिहाज से, मैले वकूँ के लिहाज से, जमीन के ज़रख़ीज़ के लिहाज से, मेहनती किसान, जफाकश समझदार लोग, ये सब कुछ है। कि अशराफिया की मईशत ने इसको डुबो दिया है। यानी हम ये नीचे गए हैं, इसलिए हमारी फौज भी ताकतवर है, लोकेशन भी है, दुनिया हमारी कदर कर रही है। आप देख रहे हैं, हमारी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल। 5,000 अरब डॉलर के तो बलूचिस्तान में रिजर्व पड़े हैं। उसके बजाय हम लग गए हैं अशराफिया को फायदा पहुंचा दें, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लगाएं, महंगाई के ऊपर ले जाएं, टैक्स चोरी कर दें, तरसीलात बढ़ा लें। भाई बरामदात बढ़ाइए, लोगों को रोजगार फराहम करें, ये ज़राअत बढ़ाएं, ज़रूरी कर्जे दें। ये जब आप करेंगे, इस मुल्क में इतनी खुशहाली 4-5 साल में इस्लामी निज़ाम मईशत के तहत आ सकती है। अगर हम ये फैसला कर लें कि मालदार लोगों ने बहुत कमा लिया, अल्लाह उनको और रिस्क दे, लेकिन वो भी टैक्स दे और ऐसा करें कि दौलत जो भी इस मुल्क में बने उसके हिस्से में अवाम का भी हिस्सा हो। ये नहीं होता कि जो दौलत आ रही है उसमें चंद लाख आदमी है पाकिस्तान में जो कमा रहे हैं। इसको तब्दीली करने के लिए अवाम को समझना पड़ेगा, जो नहीं समझ रहे हैं, इसकी वजह से तब्दीली नहीं आ रही। और आज मैं आपको बता दूं, अगले 3 वर्षों में कोई इम्कान नहीं है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से बाहर आएगा। ये गुर्बत बढ़ने वाली है, ये महंगाई बढ़ने वाली है, ये बेरोजगारी बढ़ने वाली है। 26 मिलियन बच्चे दुनिया में, सबसे ज्यादा तादाद पाकिस्तान है दुनिया भर में जहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, 26 मिलियन। कुरान तो कहता है रब्बि ज़िदनी इल्मा, आइन भी कहती है 25 अलिफ कि हर बच्चे को मुफ्त तालीम दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी थोड़ी बताइएगा कि महंगाई के इस रुझान में मुल्क की मईशत और सरमायाकारों के एतमाद पर कैसा असर पड़ सकता है? देखिए, सरमायाकारी तो पाकिस्तान में मेयारी जिसको आप कहते हैं वो तो आती नहीं है। आपको मेरे हिसाब से जो मैंने रिसर्च की है, जो पाकिस्तान में पहले आती थी उसके मुताबिक आज भी 10,000 अरब रुपए या 12,000 अरब रुपए सरमायाकारी कम आ रही है। जब आप ये बताइए कि आप एक आदमी ने अपनी बचतें की, उस पर आपने 45% टैक्स लगा दिया जो बैंकों से मुनाफा मिला है, 45%। पहले 0 होता था। तो वो कहते हैं यार इसको डॉलर बना के बाहर भेज दें। ये जो सरमाए के फरार का रुझान पिछले 3 वर्षों में हुकूमत ने जो पॉलिसियां बनाई हैं, इसमें आम जो जिनके पास पैसा है वो ये समझते हैं कि बचतें करके मुल्क में रखना पागलपन है। 45% टैक्स उस मुनाफे पर है जो आपने बैंकों में रखा। कौन सा पैसा जिस पर आप टैक्स दे चुके थे, अब ये लोग ये कर रहे हैं, इसको डॉलर में कन्वर्ट करा रहे हैं, वो पैसा बाहर जा रहा है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है। तो मेरा सिर्फ कहना ये था, कायदे आज़म ने क्या कहा था, बचतों की शरह बढ़ाएं, अपने वसाइल के अंदर जिंदा रहें। हम वसाइल में जिंदा नहीं रहते। मेरे मुल्क का जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से 1.5 गुना है। तो ये तो बजट खसारा होता है, तिजारती खसारा होता है, IMF के पास जाते हैं।
अब अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने सारी सिचुएशन बताई है, मगर करंट सूरत हाल क्या है? आपको पता है अभी सैलाब की तबाहकारियों ने हमारे जो है एग्रीकल्चर को अफेक्ट किया है और भी माल मवेशी अफेक्ट हुए हैं, और इस वक्त मुल्क में जो है वो ये कहा जा रहा है कि कुछ आने वाले दिनों में फूड इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है? क्या हमें इम्पोर्ट बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं अपने घर के अंदर ही अपना चीज़ें पूरी करने के लिए? मोहतरमा, जब आपने हल बता दिया सारा, बिल्कुल वही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आपकी शरह नमू गिरने वाली है, इस साल बहुत गिरेगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है उससे बेरोजगारी भी आपकी बढ़ेगी, गुर्बत भी आपकी यकीनन बढ़ेगी। हुकूमत ये करेगी कि IMF की, देखिए इस वक्त दुनिया पाकिस्तान की मदद करना चाहती है, आपकी फौज ने अपना सिक्का मनवा लिया है अल्लाह ताला की मदद से। फिर आप ये देखिए कि सऊदी अरब ने डिफेंस पैक्ट किया है, दूसरे ममालिक भी करने वाले हैं, वो आपको सरमायाकारी भी करेंगे, लेकिन उससे मुल्क को सही मानों में फायदा नहीं होगा। कुदरत का कानून ये है कि जब तक आप अपना हालत खुद नहीं ठीक करेंगे, दूसरों के पैसे से नहीं होगा। हम ये नहीं कर रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मोहलत मिलेगी, जिसका आपने सवाल किया है, वो ये होगा, हुकूमत कुछ रिलीफ देगी, IMF इजाजत दे देगी, कुछ चंद महीने कुछ लोगों को फायदा होगा, लेकिन अल्टीमेटली वही आदमी उन्हीं की जेब से दूसरे हाथ से हुकूमत निकाल लेगी। कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब लीव अप होती है। जब तक आपकी बचतें नहीं बढ़ेंगी, टैक्सों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, शान अखराजात कम नहीं होंगे, हुकूमत कहाँ से देगी? स्टेट में मुझे पता है IMF हमारी मदद करेगा, अमेरिका ने कहा है कि उनको मदद करो, सऊदी अरब भी करेगा, दूसरे मुल्क भी करेंगे, मगर खैरात ज़कात भी आएगी। पाकिस्तान में कोई 9,000 अरब रुपए लोग खैरात सदका ज़कात देते हैं, जो ज़ाय बड़ा इससे ज़ाय हो रहे हैं। इसको ठीक करें इन्हीं वसाइल से, लेकिन अगर सैलाब बार बार आता है तो ये तो मसला फिर रहेगा। मैं एक जुमले में आपको बता दूं, इथोपिया जैसे गरीब मुल्क ने ये कहा कि भाई हमारे यहाँ हम बात है, जब तक हम डैम नहीं बनाएंगे हम मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा ही दुनिया ने इसकी मदद नहीं की, उन्होंने अवाम ने डैम बनाया, तो पाकिस्तान के दौलतमंद लोग क्यों नहीं डैम बनाना चाहते? बिल्कुल ऐसा ही है, आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, जिनका कहना है कि पाकिस्तान हर साल 25,000 अरब जो है वो टैक्सेस वसूल करता है, मगर टैक्सेस जो है वो एक मखसूस तबके को ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, मगर मिडिल क्लास जो है, लोअर मिडिल क्लास है और मुतवसत तबका है जो पर्क से महरूम रह जाता है। और पाकिस्तान के हर आवाम जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कर रहा है, और डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए जो आवाम है वो कहीं ना कहीं कहते हैं लिपापोती कर रही है, कहीं ना कहीं चोरी करती है, जो कि नहीं करना चाहिए। पूरी मईशत को प्रमोशन और पूरी मईशत की ग्रोथ तभी हो सकती है जब हर इंसान जो है, हर फर्द जो है, हर पाकिस्तानी जो है वो टैक्स दे और मुल्क के लिए रोज़गार फराहम करे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम आपको सिखाएंगे कि किचन गार्डन कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे बनाते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये सेगमेंट हमने डिज़ाइन किया है। किचन गार्डन घरेलू सब्जियों की काश्त का एक बेहतरीन तरीका है जो ना सिर्फ ताज़ा और सेहतबख्श सब्जियां फराहम करता है बल्कि घर के माहौल को भी सब्ज़ो शादाब बनाता है। मौसम सरमा को किचन गार्डनिंग के लिए ख़ास अहमियत हासिल है क्योंकि इस दौरान काश्त की गई सब्जियां कम पानी और ठंडे मौसम में तेज़ी से बढ़ती हैं। आमतौर पर मौसम सरमा की सब्जियां अक्टूबर से जनवरी के दौरान लगाई जाती हैं और इनका इस्तेमाल दिसंबर से मार्च तक होता है। इस मौसम के दौरान कौन कौन सी सब्जियां काश्त की जाती हैं, ख़ास तौर पर हम घर में इनकी काश्त कैसे कर सकते हैं, मिट्टी कौन सी इस्तेमाल होगी और कैसे इस्तेमाल की जाती है, इस सारी तफसीलात से आज हम आपको समझाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में किचन गार्डनर एक्सपर्ट जावेद इकबाल साहब, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, आपने छोटा सा गार्डन हमारे सामने लगा दिया है, ये किचन गार्डन बनाया कैसे जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, सब्ज़ी इस वक्त ज़रूरत है घर पे उगाना। जिस तरह अभी सैलाब के बाद की सूरत हाल है कि सब्ज़ी जो है उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो ये नीड पहले भी थी, हमें वैसे भी ट्रेडिशनली घर में सब्जियां ग्रो करनी चाहिए, लेकिन अब ये ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी हमें ज़रूरत है। तो किचन गार्डन जो अर्बन एरियाज़ में है उसके चैलेंजेस ये होते हैं कि घरों में क्यारी नहीं है, और अगर क्यारी है तो धूप पूरी नहीं मिलती है। तो इन चैलेंजेस को आज हम डिस्कस करेंगे कि हम
अगर आपके पास एक 5 मरले का घर है या 2 मरले का घर है तो उसकी रूफ टॉप या आपको कोई टेरेस अवेलेबल है जहाँ पर 6 से 8 घंटे धूप आती है, तो वहाँ पर आप अपना किचन गार्डन कैसे सेट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल बात की है कि जिस तरह शेख खुर्दोश में होशरुबा इजाफा हो रहा है, सब्जियाँ महंगी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा महंगी हो रही हैं। सैलाब के बाद तो आपने देखा है कि क्या सूरत हाल हुई है, तो कैसे हम अपने किचन गार्डन को कहते हैं ना कि कम खर्च बजट में ला सकते हैं और ताज़ा भी खाएंगे और सस्ता भी खाएंगे। देखिए इस वक्त धनिया जो है ना, 2-3 दिन पहले की बात है, बैगन में बताया कि 1000 रुपीज़ पर केजी बिक रहा है मार्केट। 1000 रुपये केजी धनिया, फ्रेश धनिया जो है। अच्छा, अगर हम सिर्फ धनिया भी उगा लें घर के अंदर तो ये कितनी कंट्रीब्यूशन होगी। प्लस ये है कि जितनी भी हमारी ये पत्तों वाली सब्जियां हैं, जिस तरह पालक, मेथी, धनिया, जो कि फार्म से लेके हमारे किचन तक आती हैं, जो सारा प्रोसेस है अनहाइजीनिक होता है, उससे भी हमारी जान छूट सकती है। साफ सुथरी ऑर्गेनिक सब्जी हम घर में ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, घर में हम कौन कौन सी सब्जियां और ग्रो कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि लोग बीज तो ले आते हैं, लोगों को ये नहीं पता ये बीज बोने कैसे हैं, इसकी केयर कैसे करनी है, और सब्जियां कौन कौन सी हमने, सीड तो नहीं लेकिन नॉर्मली सब्जियां कौन कौन सी उगानी है। अच्छा, हमारे घर में तमाम सब्जियां मौसम सरमा की हों या गर्मा की हों, सारी ग्रो की जा सकती हैं। अभी चूँकि राइट सीज़न है मौसम सरमा की सब्जियां लगाने का, तो वो मैं आपको लिस्ट कर देता हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। 3 कैटेगरीज हम करते हैं। पहली वो कैटेगरी है जिसके हम पत्ते खाते हैं, जिसमें पालक, मेथी, धनिया, सेलरी, पार्सले, आइसबर्ग, लेटस, ये वो सब्जियां हैं जिनके हम पत्ते खाते हैं। अच्छा। दूसरी वो वेजिटेबल्स हैं जिनके हम रूट्स खाते हैं, जिस तरह मूली, गाजर, शलजम, बीट रूट या आलू, ये सारी सब्जियां भी आजकल लग सकती हैं। अच्छा। तीसरी वो कैटेगरी है जिनके हम फूल या फल खाते हैं। फूल खाते हैं हम ब्रोकली का या कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जिसको कहते हैं, और बंद गोभी भी खाते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे हैं जिनके हम फल खाते हैं, जिस तरह बैंगन है, टमाटर है, और इससे मिलती जुलती और कुछ अनकन्वेंशनल सब्जियां हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। हर्ब्स जितनी भी हैं, जिस तरह थाइम है या कोई इस तरह की जितनी भी हैं वो हम लगा सकते हैं। रोज़मेरी है, थाइम है, और बहुत सारी लंबी लिस्ट है हर्ब्स की जो हम नॉर्मली घर में नहीं लगाते। लेकिन ये जो कन्वेंशनल सब्जियां हैं जो मैंने अभी बताई हैं, ये सारी की सारी इस मौसम में लगा सकते हैं। ठीक है, तो सर आप ये बताएं कि ये आपने बता दिया कौन कौन सी सब्ज़ी ग्रो कर सकते हैं, कैसी कैसी सब्ज़ी हम उगा सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है। हमें मौसम सरमा आ रहा है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने किचन के अंदर एक गार्डन बना रहे हैं, तो गार्डन लगाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, हम कोशिश करते हैं कि आज के सेगमेंट के बाद जो इसको देख लेंगे वो अपने घर में एटलीस्ट धनिया ज़रूर ग्रो कर सकें सक्सेसफुली। ये हमारे पास मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी कैसे बनाते हैं अभी हम प्रैक्टिकली इसको दिखाएंगे। उसके बाद हमें चाहिए कंटेनर या पॉट या क्यारी। अगर आपके घर में क्यारी है तो फिर तो बेहतरीन है। मिट्टी का वो सेगमेंट जो हम अभी क्यारी मिट्टी के अंदर डालेंगे, जो हम वर्मी कंपोस्ट है या ऑर्गेनिक कंपोस्ट जिसको कहते हैं, वो डालेंगे, वो क्यारी में डाल लें तो अच्छी ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। और अगर आप कंटेनर में करना चाह रहे हैं तो ये एक चैलेंज है। अब देखें, भारी पॉट्स, चाहे सीमेंट का हो या क्ले पॉट्स हो, मिट्टी के गमले हों, उनको लेके आना सबसे बड़ा बहुत मुश्किल होता है। गाड़ी में रख के लाना, आपकी गाड़ी की सीटें खराब होती हैं और आप इस हैजर्ड में कहते हैं यार छोड़ो बाजार से सब्जी लेके कर लें। अभी उसका एक बड़ा अच्छा नेमल बदला है, ये देखें, इसको कहते हैं ग्रो बैग। ग्रो बैग, हाँ। अभी इसका वजन, ये जो 12 इंच का गमला है उससे ज़्यादा इसके अंदर मिट्टी आती है, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अच्छा। लेकिन इसका वजन देखें 100-150 ग्राम है। आप आराम से 100 ये ग्रो बैग भी गाड़ी में रख के लाना चाहें तो ला सकते हैं। अच्छा, ये ग्रो बैग किस चीज़ के काम आता है, इसमें उगता है? अब ये देखें, ये पूरा गमला बन गया। अच्छा, ये गमला है, ये पूरा गमला बन गया। इसके साइडों पे 2 हैंडल्स होते हैं, आप इजीली कन्वीनियंटली अगर आपको ये पानी से खराब नहीं होता? पानी से खराब नहीं होता। इसकी 8 से 10 साल लाइफ होती है। 8 से 10 साल। इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट 20 सीजन्स की वेजिटेबल्स इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। और इसमें पानी से लीक हो सकता है? नहीं, इसमें जब मिट्टी डाल देते हैं, ये नॉन वोवन फैब्रिक है बेसिकली। अच्छा, तो जब इसको पानी लगता है तो वाटर रेजिस्टेंट हो जाता है। ये इसके अंदर से पानी जो है वो बहता नहीं है, सिमटा ज़रूर है, जो कि ज़रूरत है। पानी इसके अंदर रुकता भी नहीं, जिस तरह प्लास्टिक की बकेट्स वगैरह। ये जो गमले हैं ये हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? इंडोर रख सकते हैं? ये ज़्यादातर किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं। किचन गार्डनिंग के लिए यूज़ होते हैं। अगर आप इंडोर भी रखना चाहें तो इसके अंदर पौधा लगा के आप किसी अच्छे कंटेनर के अंदर इसको आप रख सकते हैं, जो कि विजुअल्स आपके अच्छे हो जाएंगे। अदरवाइज इसके अंदर वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो सर इसका तरीका आप साथ साथ स्टार्ट करें। बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं, ठीक, तो वो नोट डाउन भी करे होंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने ये ग्रो बैग लेना है। इसका साइज़ मैं आपको बता दूं,
ये एक छोटे साइज़ का है, 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग, इसमें नॉर्मली पनीरी बनाते हैं। एक ये है, इसकी 10 इंच डेप्थ है और 11 इंच इसका डायमीटर है। तमाम सब्जियां इसमें लग सकती हैं। इससे अगला साइज है। आज कौन सी सब्जी लगा रहे हैं इसमें? आज हम लगाएंगे धनिया। धनिया सर आप प्रैक्टिकली करें, और हम तो क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल आराम से इजी होकर खड़े होकर आप करें। बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं मट्टी के ऊपर। ये हमारे पास बीज हैं, ये पालक है, ये धनिया है, मेथी है, और इस तरह के ये सारे कुछ जितनी वेजिटेबल्स मैंने आपको बताई हैं उन सब के बीज हैं। उन सब के बीज है हमारे पास। ये वाली अगर आपका कैमरा इसको जूम इन कर सके। अच्छा, तो ये सारे पैकेट्स इस तरह आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। मेरा बेटा इतना क्यूट है, वो आलू लेके ना वो जमीन में कह रहा है कि मम्मा इसे हम ग्रो करते हैं। मैंने कहा आलू से ग्रो कैसे? सही कह रहे हैं, आलू से ही ग्रो होता है। आलू पूरा आलू लेके जो बाजार से हम आलू लेके खाते हैं, एग्जैक्टली उसी को जब मिट्टी में दबा देते हैं, आपने देखा होगा किचन में पड़े पड़े उसकी आंखें निकल आती है, स्प्राउट करना स्टार्ट हो जाता है। बस दैट इज द राइट। तो वो मिट्टी लेके अंदर कर रहा है, एड ऑन कर रहा है कि हम इसको अंदर कर देते हैं, खुद ही ग्रो हो जाएगा। मैंने कहा बीज लेकर आओ। नहीं, उसको करने दीजिए। बिल्कुल सही कर रहा है। ओके, अच्छा जी जुनैद बेटा इधर आइए। अच्छा जी, ये मट्टी है। अभी थोड़ा सा शायद हम यहाँ आपका टेबल गंदा करें। अच्छा नहीं, आप बताएं मट्टी। अच्छा, मट्टी कौन सी है ये? अच्छा, मट्टी की 3 खसूसियात होनी चाहिए कोई भी चीज़ ग्रो करने के लिए। वेल ड्रेनिंग हो, सॉफ्ट हो और रिच हो। रिच का मतलब है उसके अंदर न्यूट्रेंट्स हो। ठीक है। सॉफ्ट का मतलब है कि उसकी जड़ें जो रूट वेजिटेबल्स हैं स्पेशली, तो वो नीचे आसानी से ग्रो कर सके। अगर सख्त मट्टी होगी तो वो अच्छी ग्रोथ उसकी नहीं होती है। ठीक है। और वेल ड्रेनिंग का मतलब, ये मट्टी आप हमें नर्सरी से मिल जाएगी? मैं बताता हूँ। ओके, तीसरी खसूसियत है कि उसके वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए। वेल ड्रेनिंग का मतलब है कि जब उसको पानी लगाएं तो पानी नीचे तक मट्टी के अंदर से स्मो के नीचे तक बॉटम तक चला जाए। ओके, उसके लिए क्या है, ये बालू मट्टी है, सिंपल। इसको जरा, ये आम मट्टी है जी। आम मट्टी, बालू मट्टी वो होती है जो हल्की सी रेतली होती है। जब नहरों की बल सफाई होती है ना, तो ये वहाँ से जो निकलती है ये रेतली मट्टी है। और डाल दें। अच्छा, सिंपल तरीका है मट्टी बनाने का, बस बेटा बस। ओके, और दूसरी उसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डालना है। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? पत्तों की खाद है, नेचर से हमने सीखा है, या वर्मी कंपोस्ट हमें अवेलेबल है। हमें आसानी से जो चीज़ अवेलेबल है वो ये वर्मी कंपोस्ट है। ये वर्मी कंपोस्ट है, जितनी हमने ये वर्मी कंपोस्ट इसी नाम से ये आपको आसानी से किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन। कितने का बैग होगा ये? बैग 400-500 रुपए का बैग। 400-500 रुपए का बैग है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा जी, इसको बिगड़ाएं। अभी जो मट्टी अच्छी, खाद कहते हैं, खाद किसको कहते हैं? बस ये खाद ही है, ये खाद है, ये ऑर्गेनिक खाद है। हाँ, वो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे माली इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। ठीक, ओके, बस। अभी आप देखें विजुअली ये 2 एक जैसी ढेरियां हैं। हाँ। जब आप इनको मिक्स कर देंगे तो वो जो मट्टी मैंने बताई है रिच, सॉफ्ट एंड वेल ड्रेनिंग, वो ये तैयार हो जाए। अच्छा, ये तैयार आपका। और याद रखें कि 80% आपकी सब्जियों की सक्सेस का जो दारोमदार है वो अच्छी मट्टी के ऊपर है। जो अच्छी मट्टी, फर्टाइल मट्टी जिसको कहते हैं, जो हम अभी तैयार करेंगे। इसको मिक्स करेंगे और ग्रो बैग में हम डाल देंगे। करें जी मिक्स बेटा इसको। अच्छा, ये इससे घबराना नहीं आपने। अच्छा, अगर हमारे पास क्यारी है तो क्यारी में भी डाल सकते हैं? क्यारी में मट्टी तो ऑलरेडी होती है। हाँ। क्यारी में आप सिर्फ ऊपर की जो टॉप 4 इंच सॉइल है उसके ऊपर आप ये मिक्स कर दें वर्मी कंपोस्ट। अच्छा, तो आपकी जो सॉइल है वो रिच हो जाएगी, बेहतरीन हो जाएगी। अक्सर माली कहते हैं ना बाजी खाद लानी है, तो ये सबसे अच्छी खाद। और फूल भी खाद में, अच्छी खाद में उगते हैं। बिल्कुल ऐसा। देखें, ये खाद 2 तरह की होती है। केमिकल, जिस तरह यूरिया, DAP वगैरह जो फसलों में यूज होती है, जो हम बाजार से सब्जियां लेके खाते हैं उसको केमिकल वाली खाद है। ये हम चूंकि ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं घर में, तो ये ऑर्गेनिक खाद है। अभी आपकी मट्टी तैयार है। ये हमने 2 तरह की जो मट्टी लेके हमने इसको तैयार कर दी है। सिंपली आपने इसके अंदर भर देनी है। आपने फिर अब उस बैग में डाल दिया है। मट्टी को हाथ लगाने से बिल्कुल नहीं घबराना। ठीक है। साइंस ने प्रूव किया है कि जब आप मट्टी को हाथ लगाते हैं तो आपके अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो आपको खुश रखते हैं। ये तो आपने बड़ी अच्छी तहकीक बताई है। तो आपने ग्लव्स यूज नहीं करने, आपने मट्टी को हाथ लगाना है, उससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो खुश हो जाते हैं और आप मूड आपका अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो ये जो आपने है, ये आपने ग्रो बैग में मट्टी डाल दी है। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे घरों में इतनी चीज़ें होती हैं, मगर हम लोग ना हर वक्त इस AI और इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ मोबाइल पे
लगे होते हैं मगर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते। और आई थिंक जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं पाकिस्तान की, जो इश्यूज़ हैं वो कहते हैं ना कि, और वैसे भी ये जो शहर है ये बागों का शहर है, तो घरों में बाग लगाने से ना सिर्फ वो जो कहते हैं ना कि एक प्रोडक्टिविटी आ सकती है, बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम लेके आ सकते हैं। जहाँ क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, जहाँ मसाइल हो रहे हैं, वहाँ वैल्यू एडिशन करना भी हम सबका ही काम है। तो ये हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने घरों में, और वो है कि हम किचन गार्डनिंग जितना टाइम हम अपना मोबाइल को या स्क्रीन को देते हैं ना, सही कह रहे हैं आप, उसमें से 1/3 या इवन 1/4 टाइम आप किचन गार्डनिंग को दे देना, यकीन जाने आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा और आपको ये रिवार्डिंग होगा। ये एक्टिविटी है, इससे आप सेहत में लेगी, आप सीख रहे हैं, सेहतमंद है ये चीज। यू आर ग्रोइंग योर ओन हेल्थ बेसिकली। अच्छा, पहले आपने मिक्स वाली डाली है, उसके ऊपर आपने कौन सी डाली? थोड़ी सी कम हो गई थी तो फिर मैंने मिक्स वाली ही डालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो जावेद साहब व्यूअर्स को एक बार फिर बता दें ये दोनों मट्टियों के नाम क्या हैं? ओके, एक तो भालू मट्टी, इस भालू वाला जो लफ्ज़ है इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हम, रेतली मट्टी। अगर आपके घर में रेतीली मट्टी ऐसी आपके घर में सॉइल है जिसके अंदर रेतली जो नहीं है, जो आपकी अपनी घर की सॉइल है, तो उसमें थोड़ा सा 10 to 15% ये जो इमारती बिल्डिंग में यूज़ होती है रेत, वो ऐड कर, ठीक है, ताकि वो वेल ड्रेनिंग हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। और दूसरी हमने इसके अंदर डाली है 50% वर्मी कॉम्पोस्ट। ये अर्थवर्म से बनती है, हम इस साइंस में नहीं जाते हैं, ये इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये हमारा ग्रो बैग है, ऑर्गेनिक कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, वर्मिंग कंपोस्ट या ऑर्गेनिक कंपोस्ट, या पत्तों की खाद अगर मिल जाए मार्केट से तो ठीक है। और आपने कहा है ये जो मट्टी है ये वेल ग्रेन्ड होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, रिच होनी चाहिए, ये तीनों चीजें इस मट्टी में हैं, मौजूद है। उसी से ही आपकी ग्रोथ होगी, उसी से ग्रोथ। ठीक है, ओके, ये हमारी मट्टी तैयार हो गई। अब अगला काम है जी, हमने बीज लगाया, धनिया का बीज। धनिया का बीज, ठीक है। अच्छा, लोगों के पास धनिया है घर में, धनिया भी अंदर ऐड कर अच्छा, जो घर में खुश्क धनिया होता है ना, हाँ। वो चूंकि सीड पर्पस के लिए हार्वेस्टिंग किया होता, लिहाजा उसके सम टाइम रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं आते। अच्छा, आपको सीड ही चाहिए, जो सीड ही चाहिए बेसिकली। ओके, और ये सीड कितने का मिलेगा बाजार में? ये 100 से 150 तक मिल जाता है। 100-150 रुपए का सीड। हाँ, और कितनी ये धनिया उगा देगा? ये वाला जो एक पैक है, इस तरह के 4 बैग इससे ग्रो हो सकते हैं आराम से। 4 बैग ग्रो हो सकते हैं आराम से। तो कहाँ 1000 रुपए किलो का धनिया, कहाँ 1000 रुपए में पूरा धनिया का बाग उगा दें। अच्छा जी, ये देखें, अगर आप कैमरा क्लोजअप कर कैमरा बिल्कुल दिखा रहे हैं आपके हाथ का। ये आपने देखा है कि ये टूटा हुआ है, ठीक है, ये इसके पीसेज हुए हैं। जो गोल धनिया साबित घर में होता है ना, वो साबित होता है, बिल्कुल साबित होता है। तो अगर वो भी आप उगाना चाहें, उग जाता है। उसको किसी प्लेट पर रख के हल्का सा प्रेस कर लें तो उसके ये ब्रेक हो जाते हैं। दैट इज अ क्लस्टर ऑफ सीड्स बेसिकली, ठीक है। तो इतना सा आपने ये धनिया लेना है, और सिंपली 2 तरीके हैं। एक तो या इसको आप स्प्रिंकल कर दें ऐसे, दूसरा ये है कि इसको कहते हैं जी पिंच मेथड। आप थोड़ा सा चुटकी लें और हल्का अंदर सा अंदर दबा दें, ठीक है। या आप स्प्रे कर दें या आप चुटकी लेके अंदर मट्टी के अंदर दबा दें। इससे ये होगा कि क्लस्टर्स उगेंगे और आप उसी तरह किचन सीजर से एक एक क्लस्टर काटते जाएंगे। वाह, ठीक है। धनिया अच्छा कैसे ग्रो होता है उसकी मैं आपको टिप देता हूँ। अच्छा, अक्सर होता है ना कि हम ग्रो कर रहे होते हैं, हमारी चीज़ें मर जाती हैं सारी। अच्छा, पता नहीं, या तो लाइट सही नहीं मिलती, या सूरज की रोशनी वहाँ सही नहीं आती, या हम पानी बहुत डाल देते हैं। जी, मैं बताता हूँ। अच्छा, ये अब हमने धनिया लगा दिया, अभी थोड़ी सी मिट्टी बेटा और दें, वर्मी कंपोस्ट दे दें, ठीक है। इसके जो सीड है ना, अभी हम जब पानी लगाएंगे तो वो ऊपर तैर आते हैं क्योंकि लाइट होते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि आप इसको ऊपर से तकरीबन कोई आधे इंच की लेयर डाल देंगे, चाहे वर्मी कंपोस्ट की डाल, उग जाए, ताकि ये कवर हो जाए। कवर, अब ये कवर हो गया, बेहतरीन। उसके बाद ये पानी वाला कैन दें जी। अच्छा, वाह जी वाह। अभी हम इसको लगा देंगे पानी, ये शावर आ गया। अच्छा, पानी लगाने से के साथ में आपको एक और, आपने पानी अंदर ऐड ऑन किया तो ये नीचे तक रसा नहीं है। ओके, ये सिर्फ हम यहाँ पर लगा के दिखा रहे हैं। हाँ। इतना पानी इसको लगाना है कि नीचे तक पानी चला जाए, पूरी मिट्टी गीली हो जाए। ओके। अब अगला इशू ये होता है कि हमारी जो छत है उसको सीपेज आती है या नीचे स्टेन्स आते हैं, तो ये जो बॉटम प्लेट्स हैं ये भी अवेलेबल है मार्केट में, ये इसके अंदर। अच्छा, बॉटम प्लेट्स हैं। ये कितना हमने देखा अक्सर लोग लगाते हैं। ये कितना नीट क्लीन अभी तरीका हो गया। ठीक है, अगला काम आप ये करना है, कोशिश ये करें कि ये काम बच्चों से करवाएं, ये धनिया लगाने वाला या बीज लगाने वाला कोई भी। अच्छा। और फिर बच्चे को कहें कि आप इसके अंदर अपना नाम लिखें और डेट लिखें। अच्छा, नाम लिखें, प्लेट लगा दें। हाँ जी, हमने ये जब लगाया था, सीड किया था। जी बिल्कुल, जब बच्चा इसकी नाम लिखेगा और इसको टैग करेगा तो वो एफिलिएट हो जाएगा इसके साथ, कनेक्ट हो जाएगा बेसिकली। लेट्स से हमने लिख दिया कोरिएंडर।
अच्छा, ये मेरी बात सुनिए, आपके ये जो सारे टूल्स हैं और ये बैग है, ये तो बड़ी ये तो नॉर्मली नहीं होती किसी के पास। जब आपका कोई पैशन होता है तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। पैशन और प्रोफेशन को आपने मिला दिया। तो आज की डेट लिख के तो हम इसको टैग कर देंगे, सिंपल। कोरिएंडर। अब ये होगा कि बच्चा डेली आके देखेगा उगा कि नहीं होगा, उसको पता होगा इस डेट को लगाया था। एक तो उसको प्रैक्टिकल लर्निंग हो रही है, कितने दिन बाद स्प्राउट हुआ है उगेगा वो आपको। ये तो आपने मिल्वॉकी फॉरेस्ट बना दिया इधर। मिल्वॉकी फॉरेस्ट में आप अपना देख सकते हो प्लांट कितना ग्रो हुआ है, कैसे ग्रो हुआ है, ऑनलाइन देख सकते हो। जी ऐसे ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो है धनिया तैयार है। और ये आप कितने दिनों में उग जाएगा? अच्छा, धनिया आज लगाया है तो ये 7 से 10 दिन के बीच में ये स्प्राउट करेगा। ठीक है, ठीक है। और 1 महीने में धनिया काटने के काबिल हो। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं आपने सीड कितना लिया है, क्योंकि मैंने आपको देखा कि पूरे पैकेट में से सीड की क्वांटिटी कितनी ली थी आपने? तकरीबन इतना। अच्छा, 1 पाम में आप क्या है? ठीक है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप घना लगाएंगे तो वो फिर जगह नहीं मिलेगी, तो अच्छी उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसको करना क्या है, एक दफ़ा आपने पानी लगा दिया, अभी इसको आपने रखना है इनिशियली, अगर आप ये मैनेज कर सकें, ऐसी जगह पे जहाँ पर मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे धूप आती हो। अच्छा, इसको या धूप कम में से रख कम देना 3 घंटे कम से कम आती हो। ठीक है। धनिया उन सब्जियों में से है जो कंपैरेटिवली कम धूप वाली जगह पे ग्रो कर जाते हैं, लेकिन धूप इसको चाहिए और मॉर्निंग की सनलाइट चाहिए। ठीक है। अगर आप 6 से 8 घंटे इसको धूप लगती है घर में, सर्दियाँ है ना, धूप भी इतनी तेज़ नहीं होती, तो ये आइडियल है। अच्छा, पानी कब कब लगाना है, कैसे कैसे लगाना है? अच्छा, अब हमने एक बार पानी लगा दिया, ये नीचे तक इसको गीला कर दिया, पानी रिस्क के ये बॉटम प्लेट के अंदर आपको फील आ जाएगी कि ये पानी पूरा हो गया। ठीक है। उसके बाद यू हैव टू वेट के मिट्टी ड्राई हो, जब मिट्टी ड्राई होगी तब आपने पानी लगाना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे जावेद इकबाल साहब, जो कि गार्डनिंग एक्सपर्ट हैं। आपने देखा, उन्होंने आपको बताया है कि धनिया जो है वो कैसे ग्रो करते हैं और ऑर्गेनिक तरीके से घर में कैसे ग्रो किया जा सकता है, क्योंकि एक धनिया जो है ये एक हमारी के रोज़मर्रा के हमारी ग़िज़ाओं का हिस्सा है। और हम जो बाज़ार से जाके इतना महंगा उठाते हैं, तो क्यों ना हम अपने घर में ग्रो करें और किचन गार्डन का जो कॉन्सेप्ट है अपने घरों में लेकर आएँ, अपने बच्चों से कराएँ और इस एक्टिविटी को ज़रूर करें। और उसके बाद ये कि हम आपको बता रहे हैं कि हम जा रहे हैं क्लोजिंग की तरफ, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम का वक्त है वो ख़त्म हो गया। इतनी मैं इसमें मगन थी कि मुझे ये नहीं पता कि प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया है। तो व्यूअर्स, मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। हमारे सोशल मीडिया पे जाएं और हमारे कंटेंट पे ज़रूर 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 कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ पाकिस्तान।